ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है m, बोल रहा है कि एक्सेलरेट कर रहा है ये पोटेंशियल डिफरेंस v, और इसकी कुछ डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी लैम्डा, है ना। आपको क्या बताना है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन ऑफ मास m, कैपिटल M, एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास स्मॉल m है और उसकी वेवलेंथ लैम्डा है। तुम्हें बताना है कैपिटल M का प्रोटॉन अगर एक्सेलरेट कर रहा है सेम पोटेंशियल डिफरेंस से, तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा। करो सॉल्व। सबको ट्राई करना है, अगर नहीं आता है तो हम डिस्कस तो करेंगे सही। करें, डिस्कस करें बच्चों। यस सर। कूल। देखो, तुम लोगों को डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना तो आता ही है कि कैसे निकालते हैं भाई, h अपॉन पी, राइट, या फिर h अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। अरे याद है ना ये फॉर्मूला, तो ये भूल गए है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट m के। यानी कि अगर किसी भी पार्टिकल के बारे में या किसी भी चीज के बारे में बात किया जाएगा, है ना, किसी भी ऑब्वियसली पार्टिकल जिसकी वेव, जो वेव नेचर शो कर रहा है ना, उसके बारे में जब बात की जाएगी तो उसकी जो उसका जो मास है उसके अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लैम्डा आपका, राइट। तो अंडर रूट m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन के लिए तो प्रोटॉन के लिए भी होगा अब प्रोटॉन का मास कितना दे रखा है भाई, कैपिटल M दे रखा है, राइट। यस सर। है ना। तो जब लैम्डा निकालोगे प्रोटॉन का तो वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए ना कैपिटल M के। यस सर। यस सर। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ये वाला तो है नहीं, ऑप्शन बी। ये भी नहीं है, Option ये भी नहीं। ओनली देयर इज वन ऑप्शन लेफ्ट व्हिच इज ऑप्शन बी। इसमें आपको दिख रहा है साफ कि जो आपका लैम्डा है ऑफ प्रोटॉन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कैपिटल M के। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस इज योर आंसर। आगे चले। यस सर। बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जिनको हमें याद रखना है। फॉर्मूला भी तुम याद रखोगे ना। देखो फिजिक्स में होता क्या है, एक होता है कॉन्सेप्ट, एक होता है फॉर्मूला। ये दोनों चीजें मिलके अप्रोच बनाती है क्वेश्चन के लिए। अब कोई भी क्वेश्चन है वो पढ़ने में पहली बार में लगेगा डर, उससे इजी से इजी क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। तुम्हें क्या चीज रखनी है अपने मन में कि अगर मुझे फॉर्मूला पता है, अगर मुझे कॉन्सेप्ट पता है, तो इन दोनों को साथ में लेते हुए मैं ऑप्शंस के साथ खेल सकता हूँ अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो। अब ऑप्शंस जब भी आप देखोगे तो आप फॉर्मूले में अप्लाई करने, फॉर्मूला अप्लाई करने का ट्राई करोगे ऑप्शंस के ऊपर, है ना, नॉट जस्ट इन दिस क्वेश्चन, हर चीज में। ठीक है, अगर ऑप्शंस नहीं है, मान लो न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, तो फिर उस केस में आप क्या करो, पहले फॉर्मूला लिखो रफ वर्क में, और उस फॉर्मूले की हेल्प से जो गिवन चीजें हैं उनको अप्लाई करने का ट्राई करो कि भाई दिया क्या हुआ है, उसको फॉर्मूले में अप्लाई कैसे करूं। और जब अगर आपको, आप कर लोगे प्रैक्टिस इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, किसी भी टॉपिक की बात हो रही है इंडिविजुअल, तो आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। वो बच्चे जिनको ये डाउट, जिनकी ये प्रॉब्लम है ना कि सर अप्रोच बिल्डअप करने में दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन अप्रोच नहीं किए जाते, है ना, समझे नहीं जाते, क्वेश्चन आते हैं
कुछ तो हो जाते हैं लेकिन कुछ हो ही नहीं पाते, क्योंकि समझ ही नहीं पा रहे हैं हम कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, प्रोसीड कैसे करें। यही आ रही है दिक्कत मेन तो, है ना। एक बार तुम्हें समझ में आ जाता है तो तुम सॉल्व कर भी देते हो काफी सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसका तरीका मैं बता रहा हूँ, पहले भी मैंने बताया हुआ है। अभी यहाँ पे तुमको डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी थी। सबसे पहले तुम्हारा काम क्या था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखना। अब तुम फॉर्मूला लिख देते, तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग जाता कि भाई हाँ, एच अपॉन अंडर रूट टू एम के ही होता है, तो ये मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और सिंस जिस चीज का पूछा जा रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, उसका तुम्हें मास गिवन है जो कि अलग है, बाकी तो सब सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है ना, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है। तो फिर सिंपल सी बात है कि भाई मास में आप प्ले कर सकते हो, मास के अराउंड, है ना। एंड द ऑप्शन दैट इज सेटिस्फाइंग द फॉर्मूला, इट इज सेकंड ऑप्शन। आया समझ में, आगे चले। Yes, yes, sir. Yes, sir. ओके, एक और बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो सॉल्व करने का। इस बार थोड़ा सा ट्राई करना, गिव अप मत करना इतनी जल्दी, है ना। टेक 2 to 3 minutes, इट्स फाइन। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है तो हमें इनको सॉल्व करने का ट्राई करना है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें मास पूछा गया है, इफेक्टिव मास। तो तुम्हें एनर्जी को मास से रिलेट करना आना चाहिए, क्योंकि तुम फोटोन की सेकंड वेवलेंथ। ऑप्शन आ रहा है सर। सेकंड ऑप्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो तुम्हें ना रिलेट करना आना चाहिए एनर्जी को मास से और एनर्जी को वेवलेंथ से, क्योंकि एनर्जी ही एक कॉमन फैक्टर है जो तुम्हें मास और वेवलेंथ को रिलेट करने में हेल्प करेगी। बात समझ में आ रही है। तो याद Yes, करने का ट्राई करो, कौन सा फॉर्मूला था जो मास और एनर्जी को रिलेट करता था, है ना, और लैम्डा और एनर्जी को भी रिलेट करता था। 30 seconds more, then we'll discuss it. ओके, कोमल, प्रिंस, मुस्कान, कुमारी, मुस्कान, खुशी, शिवानी, शिखा, कोमल, सना। ओके, काफी बच्चों ने आंसर किया है, वेरी गुड। प्रिया, बहुत बढ़िया बेटा। अंशिका, चलो फाइनली यू गाइस आर आंसरिंग, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। आई होप कि आपने सॉल्व किया होगा एंड यू आर नॉट जस्ट फॉलोइंग अदर स्टूडेंट्स, है ना। किसी का कॉपी करके लिखने से बढ़िया लिखो ही मत, वो तो बहुत ही मतलब नेगेटिव हो जाएगा ना हमारे लिए, अगर हम कॉपी करके लिखेंगे तो आप, अगर आपने सॉल्व करके किया है, बहुत बढ़िया बात। चलो भाई, करें इसको, सॉल्व करें। yes, 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 sir. हाँ, एनर्जी का मास के साथ रिलेशन आइंस्टीन सर ने बताया था हमारे, E इक्वल्स टू mc², Yes, है ना। sir. ये तो हमने Yes, sir. सिक्स क्लास में पढ़ लिया था, जब पता भी नहीं था कि होता क्या है ये, है ना। तो पता है, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, शुड से, राइट। और एनर्जी का लैम्डा के साथ में रिलेशन तो हमने पढ़ा ही हुआ है बहुत अच्छे से, एच सी अपॉन लैम्डा। Lambda. Lambda. अब तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं बहुत इजीली, mc² इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा, राइट। तो मास क्या हो जाएगा भाई, एच सी अपॉन लैम्डा इंटू c²। सी से सी कट हुआ, क्या बन गया ये, एच अपॉन सी C लैम्डा। lambda. इजी है, Yes, sir. समझ में आया Yes, सब। सो दैट वुड बी योर इफेक्टिव मास। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब। जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है, पहले सॉल्व करना है, समझना है, फिर आंसर करना है।
ओके, डिम्पल ने आंसर किया है, बाकी बच्चे भी करेंगे। बढ़िया डिम्पल, बस थोड़ा सा जल्दबाजी कर दिया आंसर करने में। डिम्पल आंसर सही नहीं है बच्चा, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं ना, एक बार फिर से ट्राई करो। बहुत ही कॉमन मिस्टेक करी आपने, मुझे पता है अधिकतर बच्चों को यही आ रहा है। करें, डिस्कस करें बच्चों। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, काफी बच्चों ने आंसर किया है, बट आंसर सही केवल एक ही बच्चे ने किया है। बट हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि तुमसे कुछ गलती हो रही है इसमें, नो प्रॉब्लम। अभी डिस्कस करेंगे, समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं। करें, डिस्कस करें। Yes, हाँ, sir. एनर्जी की बात हो रही है, सॉरी, लैम्डा की बात हो रही है, नॉट एनर्जी। लैम्डा की बात हो रही है ना, वेवलेंथ पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इसका फॉर्मूला तुम लोगों को पता है, h अपॉन अंडर रूट 2m के ई होता है ना। लेकिन इसके अलावा एक और फॉर्मूला बताया था मैंने, जब मैंने बोला था कि अगर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात हो रही हो और उनके चार्ज की बात हो रही हो, है ना। अब चार्ज की बात हो रही है, ये कैसे पता चला मुझे? सर अल्फा पार्टिकल से। अल्फा पार्टिकल दिया हुआ है, अल्फा पार्टिकल दिया हुआ है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो डिफरेंस आएगा ही। डिफरेंस किस चीज से? इलेक्ट्रॉन से हम जनरली कंपेयर करते हैं हर चीज को, है ना। इलेक्ट्रॉन हम बेसिक यूनिट मान के, और ये सब फॉर्मूला वगैरह भी हमने मतलब वो किए, वैलिडेट किए, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया था, याद करो, डेविसन एंड जर्मर वाला, है ना। उससे हमें पता चला था कि वेव नेचर शो होती है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है जिसकी, है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। तो जब अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन से मिलता जुलता ही है कुछ, तो यहाँ पे डेफिनेटली हमें काइनेटिक एनर्जी तो हम यूज कर नहीं सकते। एक और रीजन इसका ये भी है कि काइनेटिक एनर्जी निकालोगे किसे? वेलोसिटी दी हुई है क्या? नहीं दी हुई है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन दी हुई है क्या? बेटा बोलो, नहीं दी हुई है ना। तो काइनेटिक एनर्जी तो यूज कर ही नहीं सकते, तो दूसरा जो फॉर्मूला पढ़ा है वो यूज करते हैं। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। तो क्या पढ़ा था भाई दूसरा फॉर्मूला? 2m/q/v, याद आ रहा है कुछ ऐसा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि अल्फा पार्टिकल का मास और अल्फा पार्टिकल का चार्ज, ये आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है? ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है क्या? यस Yes, सर। sir. पता है ना ये बात तो। प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.6 × 10⁻19, इलेक्ट्रॉन का माइनस आ जाता है ना, तो इसका ट्वाइस हो जाएगा। अच्छा, मास की अगर बात करें अल्फा पार्टिकल की, 4 टाइम्स हो जाएगा सर। है ना, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। अब मास ऑफ प्रोटॉन याद है किसी को कितना होता है? 1.67 into 10⁻⁻27। बहुत बढ़िया, 1.67 × 10⁻27 kg, है ना। अब ये दोनों चीजें उठा के तुम्हें चुपके से रख देनी है यहाँ पे, ठीक है। जब इसको तुम पुट करोगे, h की वैल्यू तो पता ही है सबको, 6.6 × 10⁻34। सॉल्व करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को, इनमें कैलकुलेशंस होती हैं, क्या करें हम, और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, है ना। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल लिख ही देंगे हम, 4 इंटू ये जो हमने निकाला हुआ है पूरा, मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, क्या होता है भाई? 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है? v, है ना, तो v रख देंगे। अब इसमें बाकी सब चीजें तुम्हें सॉल्व करनी पड़ेगी, ऊपर ये और नीचे इस पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा, और इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 0.101 अपॉन रूट वी। वी तो एज इट इज बच जाएगा अंडर रूट में, और उसके अलावा बाकी चीजों को सॉल्व करना है।
अब आप बोलो, अगर आप चाहो तो मैं इसको सॉल्व करके बता सकता हूँ पूरा कैलकुलेशन, और अगर समझ में आ गया तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं। बताओ। बताओ बेटा, हो जाएगा कैलकुलेशन या फिर करें इसको? यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा। आपको बस सॉल्व हो करना है जाएगा। इसको। 2 × 4 × 2 उसको अलग से ले लेना, और फिर 10 की पावर वाली जितनी भी चीजें हैं उसको अलग से ले लेना, है ना। 8 को मल्टी 4 2 8, 8 2 16 को मल्टीप्लाई कर देना 1.6 से, और फिर उसका अंडर रूट ले लेना अप्रोक्सीमेटली, है ना। और 10 की पावर वाली सारी चीजों को अलग से कैलकुलेट करना, और जो बाकी का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको अलग से कैलकुलेट करना, है ना। यही तरीका होता है इन क्वेश्चंस को टैकल करने का। अब इन क्वेश्चंस में एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ध्यान से सुनना मेरी बात। जब क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे ये, तो तुम्हें लगेगा कि तुम जल्दी सॉल्व कर सकते हो, पर आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि इनमें कैलकुलेशंस हैं। बेटा हो रहा है, ये बात रियलाइज हो रही है सबको, इसमें कैलकुलेशंस हैं, है ना। Yes, अंडर sir. रूट के अंदर की वैल्यूज कैलकुलेट करने में भी टाइम लगता है। तो आपको, है ना, थोड़ा क्विक होना पड़ेगा ये आइडेंटिफाई करने में कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर आपने इसमें ही टाइम दे दिया अपना, तो ये डेफिनेटली आपका 5 से 7 मिनट लेने वाला है, जो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते नीट वाले पेपर में। हो सकता है कुछ बच्चे भावुक हो जाए और 10 मिनट दे दें इसको, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि अभी से समझ लेनी बेटर है। आइडेंटिफाई करो ढंग से, जल्दी से, कि आएगा क्या उसमें, और फिर कैलकुलेशन को फास्ट करो। कैलकुलेशन को फास्ट करने के कोई तरीके नहीं है। 6.6 को डिवाइड करवाऊंगा मैं तुमसे 8 × 1.6 से, अंडर रूट ऑफ 8 × 1.6 से, तो मैं उसमें तुम्हें कोई वैदिक मैथ्स यूज करा के जल्दी से नहीं बता सकता ये। और मैं बता भी दूंगा तो भी उसमें भी बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो बेटर इसका तरीका जो है वो ये है कि अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना बेटा 20-30 क्वेश्चन इसी तरह के, तो आपको कैलकुलेशन जल्दी कैसे करनी वो समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि होमवर्क कर लेना इसका, है ना। तो ये जरूरी है, इसको बात पे मत डालो। ऐसा मत सोचो कि 1 महीने बाद कर लेंगे ना सर, अभी पेपर चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, या 2 महीने बाद फिर से कर लेंगे। अभी अगर करोगे तो ही हो पाएगा, बाद में इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको इंडिविजुअली इसके ऊपर इतना टाइम स्पेंड करने का, राइट। आगे चले बच्चों। Yes, sir. Solve the next question. The wavelength associated with an electron accelerated through a potential difference of 100 volt is nearly what? अब इसमें वेवलेंथ पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की। अगेन कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। डिंपल का आंसर आ भी गया, क्या बात है। डी से डिंपल, डी सी से कैलकुलेटर यूज कर रही है क्या? हाँ डिंपल बेटा, कैलकुलेटर यूज कर रहे हो क्या? नहीं, कर लेना चाहिए था, गलत आंसर आया है। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूं मैं, मतलब कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, वो बात मजाक कर रहा हूँ। आंसर तो गलत है, बट हाँ ट्राई करो कि बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करो, अदरवाइज एग्जाम में थोड़ी मिलेगा। अरे क्लास लीव मत करो, एटम्स पढ़ाऊंगा आज, नुकसान हो जाएगा बहुत ज्यादा भारी वाला। हाँ भाई, सी आ रहा है। प्योरली कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, करें डिस्कस करें। Yes, sir. ठीक है, सेम फॉर्मूला यूज होगा बच्चों, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट V. एच अपॉन अंडर रूट वी। ये कौन सा फॉर्मूला है? मैंने तो नहीं पढ़ा ये वाला, तुम्हें पढ़ाया भी नहीं है ये वाला तो। MK. अंडर रूट 2m के। 2m³ kv 2m³v। बेटा यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना, यस सर। Yes, इलेक्ट्रॉन sir. की बात हो रही है ना,
और स्पीड भी नहीं दी हुई है, स्पीड भी नहीं दी हुई है, तो कहां से लेके आओगे तुम वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी वगैरह ना। लेकिन चार्ज दिया हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो पता है चार्ज कितना होता है। मास भी पता है क्या इलेक्ट्रॉन का? Yes, sir. सारी चीजें यहाँ पे डाल देंगे। 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय √2 इंटू मास कितना होता है जल्दी से बताओ। 9.1 into 10 to the power minus 31. बहुत बढ़िया। मल्टीप्लाई बाय क्यू की वैल्यू कितनी होती है भाई इलेक्ट्रॉन के केस में, है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 100, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 100। एमस्ट्रॉन्ग में लेते हैं ये सारी वैल्यूज, आंसर भी एमस्ट्रॉन्ग में आ रहा है। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 1.23 एमस्ट्रॉन्ग, यानी कि सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। अगर आ गया था बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया था फिर से ट्राई करना। यहाँ पे 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 2 है, 19 और 31 है, 31 और 19 कितना होता है बोलो? 50। अरे Yes, हाँ ना, sir. बोलता है 50 होता है। 50 माइनस का है और 2 प्लस का है, तो ये हो जाएगा 48, अंडर रूट ऑफ 48 है, तो इसका आपको अंडर रूट भी लेना पड़ेगा। 10⁻⁻48 है, ठीक है, आधा हो जाएगा। इसको ऊपर लेके जाओगे, ऊपर लेने के जाने के बाद आपको नीचे में कैलकुलेट भी करना पड़ेगा, ये 2, 9.1, 1.6 से कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकाल के 6.6 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब सुनो ध्यान से बात मेरी, अभी जो मैं बोल रहा था ना, प्रैक्टिस किया करो बार बार कैलकुलेशंस को, घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। उसका फायदा पता है क्या होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल का भी सेम चीज, ये सब तो तुम्हें याद हो ही जाएंगे, अभी याद भी है, काफी सारे बच्चों को याद भी है ऑलरेडी है। लेकिन ये जो वैल्यूज है ना, जो रेशियोज की, जैसे कि 6.6 ऊपर एच होता है, तो नीचे अगर 9.1 या फिर 1.6 या फिर अल्फा के केस में 4 टाइम्स हो जाएगा, ये सब डिवीजन पे एक कॉमन आंसर आएगा ऑब्वियसली हर बार। अरे हाँ या ना, एक ही Yes, आंसर sir. आएगा ना इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो वो आपको याद हो जाएगा बच्चों। सोचो तुम्हारा कितना टाइम बच जाएगा अगर वो याद हो गया तो, और याद हो जाएगा, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बहुत ही सुंदर सा नंबर है क्या? अरे कोई बहुत अच्छा सा नंबर थोड़ी है ये, 007 टाइप का नंबर थोड़ी है जो याद हो जाएगा। पर हुआ है ना ये भी याद, चलो ये तो बहुत ही कॉमन है। 9.1 इंटू 10⁻31 भी याद है तुम लोगों को, तो कैसे हुआ ये याद? क्वेश्चंस के थ्रू तुमने प्रैक्टिस करी तभी तो याद हुआ है, राइट? Yes, sir. है ना। तो ये प्रैक्टिस करना बेटा, आपको ये रेशियोज याद हो गए ना एक बार, तो आप 2-2 मिनट में क्वेश्चन निकालोगे मॉडर्न फिजिक्स के, और मजा आ जाएगा आपको नीट में। और जब होते हैं ना ऐसे क्वेश्चंस, तो पेपर में जब कॉन्फिडेंस आता है, तो आपको 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही करवा के लेके जाता है वो। और हो सकता है 4-5 क्वेश्चन आपके सिलेक्शन में कम पड़ रहे हो जो कि कवर हो जाए, है ना। तो ट्राई करना, ज्यादा टाइम मत लगाना इनको सॉल्व करने में। चलो यार एक और क्वेश्चन सॉल्व कर दो इस बात पे। अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक मेटालिक सरफेस है, उसको तुमने इल्यूमिनेट किया एक मोनोक्रोमेटिक लाइट से, इसकी वेवलेंथ लैम्डा है। अब ये सब बातें तो बेसिक हो गई, काम की बात पे आते हैं। द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटोइलेक्ट्रिक करंट और दिस लाइट इज 3v0, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो पढ़ा था हमने वो दे रखा है यहाँ पे 3v0, ठीक है, करंट के लिए। इफ द सेम सर्फेस इज इल्यूमिनेटेड विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा, वेवलेंथ तुमने चेंज कर दी, सरफेस सेम है, मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है अभी भी। अच्छा मटेरियल सेम रहता है तो क्या चीज सेम रहती है? मटेरियल सेम रहता है तो क्या सेम रहता है बच्चों? अरे भूल गए हो या बताना नहीं चाह रहे हो? क्या चीज डिपेंड करती थी मटेरियल पे, याद करो। नेचर ऑफ मटेरियल पे क्या चीज डिपेंड करती थी? नहीं याद आ रहा? Frequency. क्या चीज? Frequency. फ्रीक्वेंसी Sir, डिपेंड करती थी, threshold frequency. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती थी। अच्छा जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती थी, चलो बहुत बढ़िया बात है। और वर्क फंक्शन, बहुत बढ़िया। वर्क फंक्शन डिपेंड ही केवल उस पर करता है ना। बट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए मना नहीं कर रहा मैं, बट मैं बोल रहा हूँ वर्क फंक्शन डिपेंड ही केवल उस पर करता है, राइट। और वर्क फंक्शन यहाँ पे काम भी आएगा अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल यूज कर रहे हो, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्मूले में याद करो, आता है क्या वर्क फंक्शन?
फॉर्मूला भूल गए ना? स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है? स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है किसी को? बेटा भूल गए हो तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लो, कम से कम आंसर तो करो कि सर याद है या नहीं याद है ना? यू कैन गिव थम्स अप और थम्स डाउन ऑल्सो। इससे ज्यादा क्या सुविधा दूं मैं तुम्हें, बताओ? चलो, कुछ बच्चे तो आंसर करने में बिलीव रखते हैं, अच्छी बात है। यार देखो, फॉर्मूला बेसिक है, अगर आपने फॉर्मूले भी याद नहीं रखे तो फिर बहुत मुश्किल है क्वेश्चन सॉल्व कर पाना हमारे लिए। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल पे मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए भी थे और आपको पढ़ाया भी बहुत अच्छे से था, आपने बोला भी था कि सर समझ में भी आ गया है, तो फिर घर पे जाकर रिवाइज कर लेना चाहिए था यार। बस इतना सा ही तो करने को बोला था, फॉर्मूला याद हो जाता। किसी को याद है तो हाथ ऊपर करो, अदरवाइज फिर हम डिस्कस करते हैं आगे। शिखा, सर V नॉट इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा जो इलेक्ट्रॉन का होता है माइनस 5 अपॉन में ई। ई क्या होता है? व्हाट इज ई? 5 अपॉन ई जो आपने बोला है उसमें ई क्या होता है? बेटा फॉर्मूला याद करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि नंबर याद कर लूं मैं, ये तो पता जरूरी है ना कि सर मेरे को टर्म भी याद इलेक्ट्रॉन। हो। हाँ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इतने कंफ्यूज क्यों रहो? ऐसे मेरे पूछने के रीजन तरीके की तरीका का रीजन है क्या ये? मतलब मैंने पूछा उससे भूल गए क्या? नो सर। हाँ फिर ठीक है, ऐसा ऐसा तो नहीं लग रहा ना मैं डांट रहा हूँ? ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा भूलना नहीं है, जो चीजें पता है वो तो याद रहनी चाहिए ना। तो बहुत बढ़िया, एकदम सही, सही फॉर्मूला बताया एकदम लड़की ने हमारी। तो आपको बेसिक फॉर्मूले सारे याद रखने हैं बच्चों, है ना? अब मुझे ये बताओ, डिस्कशन करना है या फिर तुम ले रहे हो टाइम और सॉल्व करने में? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है क्योंकि तुम्हें। करें, डिस्कस करें? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपको दिया हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगेगी, है ना? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, फोटो करंट बन रहा है, तो ऑब्वियसली हो ही रहा होगा, है ना? दो केसेस दे रखे हैं, पहले तो वेवलेंथ दे रखी लैम्डा, दूसरी बार में दे रखी 2 लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल है वी नॉट, है ना? पहले वाले में 3 वी नॉट है, दूसरे वाले में वी नॉट है, यानी लैम्डा भी चेंज हो रहा है और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज हो रहा है। अब तुमसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा जा रहा है सरफेस के लिए, है ना? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ही सरफेस पे हो रहा है, दोनों चीजें, बस तुम वेवलेंथ अलग अलग यूज कर रहे हो, एक बार लैम्डा यूज कर, एक बार 2 लैम्डा यूज कर ली। बहुत ही आराम से समझ में आ रही है ये बात कि दो इक्वेशन बन जाएगी सर, है ना? एक बार फर्स्ट केस की बना दो, एक बार सेकंड केस की बना दो, दोनों को यूज करो और आंसर निकाल दो, राइट? कराया सकता है सब। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है बता दो। कुछ नहीं याद सर, सब भूल गए हम। सर आइंस्टाइन वाली। नहीं 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 नहीं, आइंस्टीन वाली थोड़ी थी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, न्यूटन वाली। अरे किसने दी थी भाई, किसने दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन? मुस्कान। Sir, HC by lambda minus 5. एच सी बाई लैम्डा माइनस 5, एच न्यू इक्वल्स टू होता है वर्क फंक्शन प्लस ई वी नॉट। अब तुम देख ही लो इसको, सोल्यूशन ही देख लो, कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है मैं इंटिमिडेट कर रहा हूँ आप लोगों को, आप याद होते हुए भी मुझे लग रहा है गलत बता दोगे, कोई बात नहीं। हाँ वो एच सी अपॉन लैम्डा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं बच्चा, ठीक है? एच न्यू इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस ई वी नॉट, है ना? वी नॉट क्या होता है इसमें? वी नॉट क्या होता है? Stopping potential. Stopping स्टॉपिंग, potential. स्टॉपिंग पोटेंशियल है, पता है ना ये सब चीजें तो। स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक Yes. है? यस सर। एच सी अपॉन लैम्डा के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू 5 प्लस, फर्स्ट केस की बात करते हैं, फर्स्ट केस
स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है भाई? 3 EV नॉट है क्या? 3 टाइम्स हो जाएगा ना V नॉट, Yes, sir. है ना? Yes, sir. लैम्डा तो लैम्डा ही है, देखो फर्स्ट केस में लैम्डा ही था, वेवलेंथ चेंज नहीं किया था तुमने, राइट? सही बात है। Yes, sir. सेकंड केस का लिखते हैं, कितना हो जाएगा? HC अपॉन 2 लैम्डा का हो जाएगा क्या? ट्वाइस हो गई लैम्डा इस बार। वर्क फंक्शन चेंज होगा क्या बच्चों, या सेम रहेगा? तो सेम रहेगा. सेम रहेगा ना, सेम मटेरियल रहेगा सर। क्या है, मटेरियल चेंज करोगे नहीं तो सेम रहेगा। और प्लस 3V नॉट प्लस 3 EV नॉट आएगा Yes, sir. क्या? यस सर। V नोट आएगा ना सर। बेटा 3V नॉट तो फर्स्ट वाले केस में था ना हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, सेकंड वाले Yes, केस में sir. तो V नॉट था, तो 3 टाइम्स थोड़ी आएगा सेकंड वाले के केस में। आ रही है बात समझ में बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. आ रही है पक्का? Okay. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, कि 2 लैम्डा अच्छा लग नहीं रहा दिखने में, तो उसको इधर भेज देते हैं। तो क्या बन जाएगा भाई? HC अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू 2 फाई प्लस 2 EV नॉट। कूल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे ठीक है ना इक्वेशन? Yes, sir. ठीक है, चलो भाई इतना पता चल गया तो आगे भी सॉल्व हो जाएगा। अब आगे बोल रहा है कि निकालना थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, फर्स्ट वाले सेकंड वाले को, फर्स्ट माइनस सेकंड ऐसा कर देते हैं ना। फर्स्ट माइनस थर्ड कर लो, जो भी तुम्हें इजी लगे, फर्स्ट माइनस थर्ड कर लो चलो, क्योंकि HC अपॉन लैम्डा में से HC अपॉन लैम्डा माइनस करने पे 0 आ जाएगा, राइट? राइट Yes, sir. है ना, Yes, 0 आ sir. जाएगा। और राइट साइड में क्या आ जाएगा भाई? 5 में से 2 5 में से 5 गया तो 5 बचा, Yes, sir. है ना? और 3 EV नॉट में से 2 EV नॉट गया तो क्या बचा? EV not. EV नॉट बचा, माइनस का EV नॉट, है ना? क्योंकि इधर 2 5 से माइनस करो ना 5, तो फिर 2 EV नॉट से माइनस करोगे 3 EV नॉट, राइट? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, sir. वर्क फंक्शन की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आई? EV not positive का. EV नॉट आया पॉजिटिव। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन को फिर से पकड़ते हैं, HC अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू 5 की जगह रख देंगे EV नॉट, कितना हो जाएगा ये? 4 EV नॉट हो जाएगा क्या बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. है ना, 4 EV नॉट हो गया, बहुत ही बढ़िया बात है। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, क्यों? क्योंकि अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी डायरेक्ट। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या हो जाएगी भाई? HC अपॉन 5, 5 की वैल्यू आ चुकी है, 5 की वैल्यू कितनी आई थी? EV note. EV नॉट आई थी, और HC की वैल्यू कितनी है? लैम्डा थ्रेशोल्ड निकालेंगे तो ये आएगी आपकी HC अपॉन 5। HC अपॉन 5 नॉट वैल्यू आ रहा था, याद है? ग्राफ कट कर रहा था यहाँ पे, Yes, sir. है ना? और 5 नॉट क्या था? जहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना, एक ही बात है वो तो, खैर उसकी वैल्यू तो चेंज होने वाली नहीं वैसे भी। तो HC की जगह, ध्यान से देखना, HC की जगह क्या मैं 4 EV नॉट मल्टीप्लाई बाय लैम्डा लिख सकता हूँ? Yes, देखो sir. क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, 4 EV नॉट इंटू लैम्डा। ये समझ में आया? Yes, sir. HC की जगह मैंने क्या रख दिया? 4 EV नॉट इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय 5 नॉट की वैल्यू बताओ, EV नॉट, अरे 5 की वैल्यू बताओ Yes. ना। Yes, sir. मैं बता देता हूँ, कंफ्यूज कर रहा है चलो, ठीक है, बताओ सॉल्व करके कितना आया? EV नॉट से EV नॉट गया तो 4 थ्रेशोल्ड lambda. 4 लैम्डा, दैट इज योर आंसर, 4 लैम्डा। हाँ भाई, अब बताओ किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? No, sir. पक्का? No, sir. Yes, sir. आगे चले? Yes, sir. तो ये सवाल जाता है आपके गृह कार्य में, और थोड़ा सा एटम्स पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ज्यादा कुछ पढ़ेंगे नहीं आज, ठीक है? आज ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसको मैं थोड़ा लंबा स्ट्रेच करना चाहता हूँ, और अभी उसके लिए चाहिए मुझे कम से कम 45 मिनट्स, 1 घंटा, जो तुम दे नहीं पाओगे। दे पाओगे क्या, या फिर दे पाओगे? Yes, 45 sir. मिनट दे दोगे? Yes, sir.
देखो सोच समझ के बोलना, तुम्हारा नाम नोट कर लेंगे ये लोग, फिर बाद में तुम्हें पकड़ लेंगे कहीं से भी ये। तुम्हारी वजह से 10:30 तक बैठे थे हम। आ जाओ तुम, कामे हमें यहाँ लगा देंगे तुम्हारे ऊपर ये लोग। ठीक है, ऐसी हरकतें मत किया करो। 10 बजे 10 सवा 10 तक छोड़ देता हूँ मैं, जनरली मैं नहीं पढ़ाता हूँ 10:30 तक, है ना, परेशान मत हो। तो आज तो मैं और भी जल्दी छोड़ दूंगा। रीजन इसका ये है कि आपका एटम जो है वो थोड़ा स्ट्रेच में एक लेक्चर मांगता है, और आज हमारे पास टाइम बहुत सारा वेस्ट हो गया इस वजह से, क्योंकि 9 बजे तक तो हम बातें कर रहे थे, है ना। और वो रीजन ये था कि आप लेट आए थे। तो प्लीज मेक श्योर करना कि अगली क्लास में आप टाइम से आ जाएं, ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। एंड द ओनली रीजन बिहाइंड दैट इज आपका संडे को मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर टेस्ट है। पता है ये बात सबको? इस संडे Yes, sir. आपका चैप्टर टेस्ट है मॉडर्न फिजिक्स का। अब मॉडर्न फिजिक्स होगा ही नहीं तो चैप्टर टेस्ट कैसे देके आओगे भाई, है ना। तो ऐसे मत करो, एटलीस्ट अपना सिलेबस तो कंप्लीट करने दो मुझे, है ना, तुम लोगों का भी। तो एक एक्स्ट्रा क्लास भी लेनी पड़ सकती है। एक्स्ट्रा क्लास में हम यही थोड़ा बहुत सिलेबस का ही पार्ट कवर करेंगे आप लोगों का, और एक और बैच उन दोनों का कंबाइंड ही लगा दूंगा मैं, है ना? हो सकता है, जरूरी नहीं है। अगर हमारा हो गया तो नहीं लेंगे, नहीं हुआ तो लेंगे। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एटम की बात करते हैं, है ना। इससे पहले कि हम मॉडल ऑफ एटम की बात करें, पहले एटम की बात करते हैं। एटम के बारे में कोई बताना चाहेगा क्या होता है एटम, ऐसे जल्दी से रैंडमली? अरे बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं ना जनरली मैटर का। Yes, sir. Yes, मैटर sir. का बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं ना, स्मॉलेस्ट एलिमेंट बोलते थे एक टाइम पे, तो फिर उससे भी छोटे एलिमेंट हमने डिस्कवर कर लिए, स्मॉलेस्ट यूनिट बोलते थे एक टाइम पे, तो है ना। फिर बिल्डिंग ब्लॉक बोलने लगे कि चलो ठीक है बिल्डिंग ब्लॉक है। लेकिन जब पता ही नहीं था कि होता क्या है, तो उस टाइम पे बेसिक पार्टिकल्स बोल देते थे, है ना। जो भी एलिमेंट्स हैं आपके उन सबका पार्टिकल्स, बेसिक पार्टिकल्स बोल देते थे। तो वैसे तो जनरली ये केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं सारे, एटम्स, न्यूक्लिया, ये सब केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं। लेकिन इनका फिजिक्स में भी है यूजेज, तो हम फिजिक्स में भी पढ़ लेते हैं, है ना। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है एटम। तो एटम के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं जो हमने पढ़ी हुई है केमिस्ट्री में भी। सबसे पहले कौन आया था? रदरफोर्ड ने अपना मॉडल वगैरह बताया था, है ना। एटम का मॉडल बताया था। क्या बताया था उन्होंने? कि जैसे प्लैनेट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, है ना। और अकॉर्डिंग टू सीईएमटी, क्या होता है भाई सीईएमटी? क्या होता है सीईएमटी? तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना बेटा ये? Yes, sir. Yes, sir. क्या होता है सीईएमटी? अरे यार ऐसे मत करो। अच्छा एमटी सर का याद मतलब बता दो, एमटी का मतलब बता दो, गैस करो। गैस भी नहीं करोगे तुम लोग केमिस्ट्री? मॉडल थ्योरी। आवाज नहीं आई बेटा। इज इट जस्ट मी कि तुम्हें भी आवाज नहीं आ रही है? Sir, आ रही है। हाँ चलो कोई ना, बताता हूँ। कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी ने बेसिकली ये बताया था कि जो रेडिएशंस होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करते हैं, ठीक है। ये उन्होंने इस थ्योरी ने बताया था। इतना फोकस इस चीज पे नहीं करते। मेन जो इसका काम था मैं बताना, वो ये था कि कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होता है ना, वो रेडिएशन एमिट करता है, और जो रेडिएशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू या उसकी फॉर्म में जो है प्रोपोगेट करेगी। और ये बात हमने पढ़ भी ली है, रेडिएशन जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। पढ़ी ही ना ये चीज हमने, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ी, उसके बाद Yes, sir. मॉडर्न चालू करी तब पढ़ी, है ना। तो ये जो आपकी थ्योरी थी, इसमें आपको ये बताया कि भाई जो चार्ज पार्टिकल्स है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ये सब क्या करते हैं? रेडिएशन एमिट करते हैं। इलेक्ट्रॉन जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाता है तो फोटोन को एमिट कर देता है। ये पढ़ा है आपने केमिस्ट्री में? नहीं पढ़ा है? Yes, sir. ये चैप्टर हो गया है क्या केमिस्ट्री में? पहले तो ये बताओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सर 11th का चैप्टर था सर ये। Yes, हाँ sir. 11th का चैप्टर है, पता है मुझे। हुआ या नहीं हुआ है? यस सर हुआ है। ठीक है, Yes, sir. हुआ है। जब बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ना, तो फिर मुझे बेसिक से बताना पड़ेगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो भाई रदरफोर्ड ने बहुत बातें बताई,
लेकिन उनकी शॉर्ट कमिंग्स थी बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी बात बोली, सीधे मुद्दे पे आते हैं, जो कि बहुत ही अजीब थी और तुम लोगों को याद भी आएगा, अभी बताऊंगा। तुम उन्होंने क्या बताया कि भाई जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो डिक्रीज होना चाहिए। सिंस वो मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होनी चाहिए, क्योंकि वो अगर फोटोन को एमिट कर रहा है, अपने अंदर से अगर एनर्जी एमिट कर रहा है, तो कोई भी चीज अगर अपने अंदर से एनर्जी एमिट करेगी तो उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए, है ना। उसकी जो है एनर्जी कम हो रही है तो उसकी रेडियस भी कम होनी चाहिए, यस सर। छोटा होना sir. चाहिए, छोटा हो जाएगा। तो रदरफोर्ड ने इतनी गलत बात बोल दी। उन्होंने क्या बोला कि ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, ये पता है क्या करता है, ये एनर्जी एमिट करता है, एनर्जी डिक्रीज होती रहती है इसकी। फोटोन एमिट करता है, एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज होती होती है, इसकी साइज छोटी हो जाती है। पूरा एटम जो है आपका, उसकी रेडियस कम होती जाएगी, और एक टाइम आएगा ऐसा जब वो न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा इलेक्ट्रॉन आपका, और एटम हो जाएगा अनस्टेबल, है ना। बहुत ही गलत बात थी। ऐसा होता है कि एक्चुअली में, No, sir. No, नो sir. सर। है ना। तो फिर आए हमारे बोर सर, नील्स बोर। अब बहुत बड़े साइंटिस्ट थे नील्स बोर, मतलब आइंस्टीन के लेवल के मान लो आप इनको, इतने बड़े साइंटिस्ट थे ये, है ना। लेकिन इनको मिला नहीं उतना तवज्जो नहीं मिला, लेकिन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इन्होंने थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से चीजें बताना चालू किया, है ना। तो हम वैसे पढ़ने भी वाले बोर्स हाइड्रोजन मॉडल ऑफ एटम, ये हमारा टॉपिक है ना। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, और ये एक सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स में, या सर्कुलर पाथ्स बोल लो ऑर्बिट्स को, है ना, समझने के लिए। ये उनके उनके अराउंड रिवॉल्व करेगा, उसमें रिवॉल्व करेगा, लेकिन एनर्जी एमिट नहीं करेगा, विदाउट द एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी एमिट नहीं करेगा, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है। एक और बात उन्होंने बोली कि ये जो ऑर्बिट्स है जिनमें तुम्हारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसकी कांस्टेंट, इसकी एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, और रेडियस भी कांस्टेंट है। यानी कि जो बेसिकली वो रदरफोर्ड को टारगेट कर रहे थे, रदरफोर्ड की बातों को गलत बताना चाह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होता कि एनर्जी कम होती जाती है या रेडियस छोटी होती जाती है, ये कुछ नहीं होता, कांस्टेंट होते हैं, है ना। विच मेड सेंस, क्योंकि अदरवाइज अगर रदरफोर्ड की बात मानते तो उनके हिसाब से तो एटम को कोलैप्स कर जाना चाहिए। सही बात है, एक टाइम के बाद कोलैप्स कर जाना चाहिए। उन्होंने जस्टिफाई ऐसे किया कि अभी नहीं करेगा ये बहुत टाइम बाद करेगा, तुम जिंदा भी नहीं रहोगे देखने के लिए, है ना। इतने साल लग जाएंगे, पता नहीं कितने मिलियंस, तब जाके एटम कोलैप्स करेगा, और तब तुम देख ही नहीं पाओगे। तो लोगों ने बोला यार इसको कैसे प्रूव करें है ना, मतलब ये तो गलत बात बोल दी इन्होंने। अब ये बोल रहे हैं कि आज एक एटम दिख रहा है, वो खत्म होएगा 1 मिलियन साल ईयर्स बाद, तो हम कैसे पता करेंगे ये खत्म होगा। पर लोगों के पास दिमाग है ना। उन्होंने क्या किया भाई, एक्स्ट्रापोलेट किया चीजों को। उन्होंने बोला कि ऐसी चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर के पहले थी, और आज भी हैं, और आगे भी रहेंगी। तो रदरफोर्ड सर से पूछ लिया उन्होंने कि आप बताओ व्हाट नाउ, ये क्यों कोलैप्स नहीं करी अभी तक। ठीक है, तो आंसर नहीं थे उनके पास। नो प्रॉब्लम, और लोग आए, उन्होंने आंसर दिए। बोर आए, बोर ने बोला ऐसा होता ही नहीं है। आंसर ये है कि ऐसा होता ही नहीं है, रेडियस छोटी होती ही नहीं है, डिक्रीज होती ही नहीं है एनर्जी, है ना, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ठीक है, बात अच्छी लगी, एक्सेप्ट कर लिया हम लोगों ने। और बातें बताई उन्होंने। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, ऑर्बिट्स में, और केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रोटेट करे, रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π के। h का वैल्यू जानते हैं सब लोग, क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ध्यान से सुनना, क्या बोला उन्होंने। उन्होंने बोला कि भाई जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो बेशक न्यूक्लियस के आसपास घूमेगा, लेकिन केवल उन्हीं ऑर्बिटल्स में घूमेगा, केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमेगा जो कि जिनके की एनर्जी लेवल्स, है ना, आपके जो नहीं सॉरी जिनके एंगुलर मोमेंटम जो है इंटीग्रल मल्टीपल है n टाइम्स, है ना, यानी कि nh/2π। ये होना चाहिए आपका क्या, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था बच्चों 11th में, Yes, sir. यस सर। Yes, याद sir. करो। कोई फॉर्मूला बताना चाहेगा मुझे, किसी को याद आ रहा है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बताना चाहेगा कोई। नहीं याद आ रहा ना। MVR. सर। MVR, क्या बात है, बहुत बढ़िया। गलत जगह लिख दी, हाँ भाई। तो L इक्वल्स टू NH/2π, ऐसा उन्होंने बोला। N जहां पे उन्होंने यूज किया उसका अपने आप मतलब ये है कि भाई इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो MVR इक्वल्स टू NH/2π, L इक्वल्स टू MVR होता है इस वजह से। ठीक है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन की अगर बात कर रहे हैं सिंस अभी, तो हमने मास भी ले लिया इलेक्ट्रॉन का,
nth ऑर्बिट की हमने ले ली स्पीड कि उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होगी, है ना, Vn से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और Rn क्या है भाई, nth नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है उसके रेडियस है न्यूक्लियस से, है ना, बहुत ही ऑब्वियस चीज है सारी। तो इसके इक्वल होगा NH/2 भाई, अभी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बोर का पोस्टुलेट है और इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल्स, तो इसको आप नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। n यहाँ पे इंटीजर हो जाएगा, h की वैल्यू आपको पता ही है। तो एंगुलर मोमेंटम जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन का है वो क्वांटाइज्ड रहेगा। ये क्वांटाइज्ड वर्ड हमने कहीं और भी पढ़ी थी, याद आ रही है कहाँ पे, Yes, sir. कहाँ पे? Yes, sir. Chapter The number charge. चार्ज, क्वांटिफिकेशन ऑफ चार्ज, है ना, क्वांटाइज रहता है चार्ज, है ना। ऐसे नहीं होता कभी के 1.5 चार्ज यहां से उठ के वहां गया, 3.5 चार्ज ने आज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी, ऐसा सुना है क्या कभी? नहीं ना, क्वांटाइज रहता है। नो सर। वैसे ही आपका एंगुलर मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन का वो भी क्या रहेगा, क्वांटाइज रहेगा। ये बात याद रखना, आगे काम आएगी। आगे चलते हैं। थर्ड पोस्टुलेट उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है आपका, इट माइट मेक अ ट्रांजिशन। माइट का मतलब है कि कर सकता है, करेगा ही ऐसा जरूरी नहीं है। फ्रॉम वन ऑफ इट्स स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स टू अनदर ऑफ लोअर एनर्जी, यानी कि हायर एनर्जी लेवल से ऑर्बिट्स के टर्म में बात हो रही है ना। लोअर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकता है, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है वो इधर है इस वाले ऑर्बिट पे, तो यहां से यहां तक आ सकता है। ऐसा नहीं है कि अपने ऑर्बिट पे रहने की उसने ठान ली है कि यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, है ना, जा सकता है। और जब ऐसा वो करेगा, जब वो ट्रांजिशन दिखाएगा, तो वो एक फोटोन को एमिट करेगा, है ना, इट विल एमिट अ फोटोन। और इस एमिटेड फोटोन की एनर्जी कैसे दिखेंगे बच्चों, एच न्यू इक्वल्स टू ई आई माइनस ई फाइनल। एच न्यू की वैल्यू सबको पता ही क्या होती है? यस सर। Yes, एनर्जी sir. फोटोन की एच न्यू तो लिखते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू लिखते हैं ना, अभी तक लिखते आ रहे थे ड्यूअल नेचर में भी, है ना। और ये इक्वल किसकी होगी एनर्जी, ई आई माइनस ई फाइनल। ई आई है और ई फाइनल क्या है, एनर्जीज ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। इनिशियल स्टेट आपकी इलेक्ट्रॉन की और फाइनल स्टेट, उन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस है ई आई माइनस। और ये किसके इक्वल होगा, फोटोन के इक्वल, विच मेक सेंस, क्योंकि जितनी एनर्जी यहाँ पे थी और जितनी एनर्जी हो गई है, इस यहां से यहां तक पहुंचने में इसको एक फोटोन को एमिट करना पड़ा, राइट, इलेक्ट्रॉन को एक फोटोन को एमिट करना पड़ा। तो एनर्जी कहाँ चली गई, इधर चली गई, एनर्जी कंजर्व्ड रही, है ना। बोलते हैं ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कंजर्व्ड रहती यस सर। है ना। तो यहाँ से ये बात प्रूव हो जाती है। आगे चलते हैं, कुछ बातें उन्होंने बताई, उसको फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन ऑर्बिट्स, दोज ऑर्बिट्स व्हिच हैज एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/1 पाई, भी ठीक है। जब ट्रांजिशन करेगा नॉन रेडिएशन से लोअर एनर्जी तक जा सकता है, यानी कि हायर ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट तक जा सकता है। नॉन रेडिएटिंग होते हैं ये ऑर्बिट्स, रेडिएशन नहीं एमिट कर रहे हैं, है ना, ये बात इंपॉर्टेंट है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं यार जल्दी से इस बात पे, करोगे? Yes, sir. कर दो फिर। अरे आखिरी क्वेश्चन है, परेशान मत हो। हाँ, अगर तुम सॉल्व नहीं करोगे तो 2-4 और करवाऊंगा। यार ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पता है। बी आंसर कैसे आ रहा है बेटा, ये बोल रहा है कि व्हाट वैल्यू कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अभी तो पढ़ा था कंडीशन क्या थी एंगुलर मोमेंटम की, अभी भूल गए हो? करें सॉल्व करें, अरे सॉल्व करें। मेरी आवाज नहीं आ रही है बेटा? Yes, sir. यस सर, Yes, सॉल्व sir. करते हैं। देखो फर्स्ट वाले में 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है,
देखो h अपॉन 2 पाई, सेकंड वाले में 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, देखो इसको देखो, h अपॉन 2 पाई को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो h अपॉन पाई तो बचेगा ना, इंटीग्रल मल्टीपल ये भी है। थर्ड वाले में 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, h अपॉन 2 पाई इसका मल्टीपल होना चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3h अपॉन 2 पाई हो जाएगा, 3h अपॉन, एक सेकेंड, 3h अपॉन 2 पाई, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे 4 पाई था क्या बच्चों? 4 पाई है सर क्वेश्चन में। अपॉन में 4 पाई है सर। नहीं, दैट इट्स अ रॉन्ग ऑप्शन। सी अगर आप आंसर दे रहे थे, जो भी बच्चे सी आंसर दे रहे थे वो भी सही है, ठीक है। इफ यू हैव गिवन सी एज एन आंसर देन दैट्स आल्सो राइट, ठीक है, दैट्स राइट। मतलब बेसिकली 3h अपॉन 2 पाई तो 3h अपॉन 2 पाई तो सही है ना? अरे डी ऑप्शन तो सही है ना? नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? डी ऑप्शन तो हो सकता है ना? यस सर। ये वाला ऑप्शन तो हो सकता है ना, 3 इंटू एच अपॉन 2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल हो गया ना ये भी। बेटा समझ में नहीं आया क्या? h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि n की वैल्यू 1 2 3 4 ये सब चल जाएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं चलेगी, है ना। इंटीजर नहीं होगा तो नहीं चलेगा। तो फर्स्ट वाले में 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, थर्ड वाले में तुमने मल्टीप्लाई किससे कराया भाई? 3/2 से, राइट। यस सर। फोर्थ वाले में तुमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो तुम्हारा आंसर सी हो गया ना। ये वाली वैल्यू नहीं हो सकती, बाकी सारी तो सही है। आगे चलें, समझ में आया? यस यस सर। सर। ठीक है, तो cool. इतना ही रखते हैं आज। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे वो बात डिस्कस कर लेते हैं। अगली क्लास में हम एटम्स को कंप्लीट करेंगे पूरा, है ना। इसमें स्पेक्ट्रम है सबसे इंपॉर्टेंट, अगली क्लास मिस मत करना गलती से भी। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं इतने जितने तुम 2 चैप्टर मिला के नहीं आते होंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो क्लास मिस मत करना, पहली बात। दूसरी बात, होमवर्क करके जरूर आना। ड्यूअल नेचर जिसने नहीं किया है सारे क्वेश्चंस कर लो उसके। कल शायद आप लोगों की क्लास है भी नहीं, या है कल? नहीं है सर। नो सर। कल नहीं है ना? हाँ, तो टाइम मिल गया तुम्हें थोड़ा सा फिजिक्स का काम करने का, कर लेना इसको, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है बच्चा? कोई डाउट है? ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय बाय।